ये 31 अक्टूबर मेरी जिंदगी का एक खास दिन है। मुझे नौकरी छोड़े हुए 1 महीना हो गया है। मुझे इसी कमरे में साल बाद मेरा आना हुआ है। मैं आपकी तरह बैठता था और केसी सर की क्लासेस यहाँ पे चलती थी और मैं उनका एक अच्छा स्टूडेंट था। इसी कमरे में हमने बहुत सारे दोस्त पाए हैं और इसी कमरे में कुछ दोस्तों को खोया भी है। इसी कमरे में साइकोलॉजी में मेरा कंपार्टमेंट आया था। मुझे लगा था मुझे सब कुछ आता था, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं सब कुछ भूल गया था। यहीं बैठा था, उस वो जो गुड़िया बैठी है उसी बेंच पे था। फिर अगली बार जब मेरा कंपार्टमेंट का पेपर दिया तो इत्तेफाक से यही वो कमरा था और मैंने उसमें बहुत अच्छे नंबर लिए थे। सबसे पहले तो मैं अशोक सर का और सरोज मैम का, सुमन मैम का, राजेश पुनिया सर का और आप सारे भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस खास दिन पे यहाँ बोलने का मौका दिया है। वहां से यहाँ पहुंचने की एक जर्नी है और मैं दुआ करूंगा कि एक दिन आप सबकी जिंदगी में भी ये जर्नी आए और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अथाह मेहनत करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि हमें वो मेहनत जैसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि आदत थी 4-5 किलोमीटर पैदल 10 रुपए बचाने के चक्कर में पैदल कॉलेज आना, पैदल जाना, कुछ खाना नहीं, घर से खा के आए, वही शाम को जाके घर पे खाया। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे टाइम में और अब में बहुत फर्क आ गया है। हमने तो कॉलेज के लास्ट ईयर में कीपैड वाला मोबाइल देखा था, दोस्तों के पास था नहीं, हमारे पास। तो आज हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल पे। 3 बहनों ने बहुत अच्छा उनके ऊपर बोला और अच्छी बात यह है कि आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ माँ बाप नहीं मिलते। तो सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने, अंग्रेजों ने जो चाल हमारे ऊपर चली थी कि हम जा तो रहे हैं तुम लोगों को छोड़ के, लेकिन हम आपको इतना तोड़ जाएंगे, आपस में इतना बिखरा जाएंगे कि हमारे जाने के बाद भी आप हमें याद किया करोगे कि हमसे तो अच्छे अंग्रेजी थे, कम से कम राज तो ठीक कर रहे थे। और सरदार पटेल जी और पंडित नेहरू जी के दिमाग में ये बात देश आजाद होने से पहले ही थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो करना था वो करके गए। हमें रियासतों ने, 500 से ज्यादा रियासतों को उन्होंने कहा कि भाई तुम स्वतंत्र हो अपने फैसले लेने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में 500 से ज्यादा रियासतें हों और हर रियासत का राजा खुद को भारत का बादशाह समझता हो, क्या वो अपना विलय भारत की यूनियन में कराना चाहेगा? शायद मैं भी ना कराता, मैं भी कोशिश करता अपने राज्य को कायम रखने की। तो ऐसी 3-4 रियासतें हरियाणा में भी होती थी और काफी प्रमुख रियासतें थी वो, जिनमें एक थी जींद रियासत, दूसरी थी लोहारू रियासत, तीसरी थी दुजाना रियासत, छोटी सी रियासत पटौदी थी और एक रियासत ऐसी थी झज्जर, जिसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया था और आपको बहुत कम जानकारियां लोगों को होती हैं। उस रियासत के बादशाह ने 1857 के गदर में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था देश की आजादी के। अंग्रेजों ने उनको मिट्टी में मिला दिया, फांसी पे तुड़वा दिया और उनकी रियासत को भी खत्म कर दिया और उसके जो हिस्से हैं वो लोहारू और जींद रियासत में मिला दिए। अब जींद रियासत का जो शासक था उसका नाम था चौधरी रणवीर सिंह। उसने फ्रांस की एक सुंदर सी महिला से शादी की थी और उसके प्यार के चक्कर में प्रजा को भूल गया था। हालांकि उन्होंने कुछ एजुकेशन को लेकर अच्छे काम किए थे। 2 किताबें हैं, लिख लो, अगर आप अमेजोन इस्तेमाल करते हैं तो वहां से मंगवा सकते हो। दीवान जर्मनी दास की 2 किताबें हैं, महाराजा और महारानी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि देश के राजाओं ने किस कदर हमारी प्रजा का शोषण किया है और उनके अपने शौक क्या थे, क्यों भारत सोने की चिड़िया कभी कहलाता था और कैसे ये चिड़िया गुलाम हुई, कैसे, तो इसमें उन राजाओं का भी बड़ा योगदान था। तो आप इन दोनों किताबों को मंगवा के पढ़ सकते हो। मैंने ये किताबें
अपनी लाइब्रेरी में गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर रखी हुई थी, पड़ी हुई है। अब पता नहीं है कि नहीं वहां पे। तो दोस्तों, जब देश आजाद होने को हुआ तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल को ये बात पता थी कि अंग्रेज इन रियासतों को ये कह के जाएंगे, ये अधिकार देके जाएंगे कि जब देश आजाद होगा तो आप सब लोग अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। और अधिकतर के फैसले ये थे कि हम ना भारत में रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा राज्य तो ऐसे ही चलता रहेगा। चूंकि हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हरियाणा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। सारी लड़ाइयों में हरियाणा के लोगों ने हिस्सा लिया, और इसी वजह से हमारे यहाँ कहते हैं कि कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर बन हुआ है, नहीं तो हम लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे। चाहे कोई भी आक्रांत आया, वो हरियाणा क्षेत्र से होकर जरूर गुजरा। 3 लड़ाइयां भी हमारे यहाँ हुई पानीपत की। तो सरदार पटेल जी ने हरियाणा क्षेत्र में पता किया कि कौन यहाँ पे इस विलय की जो प्रक्रिया है, इन रियासतों को जो भारत की यूनियन में मिलाने की जो प्रक्रिया है, उसमें अपना योगदान दे सकता है बिना अपनी जान का जोखिम लिए। तो उनके लोधी स्टेट में जो घर उनको मिला हुआ था, उस घर के ठीक सामने एक घर था संविधान सभा के दूसरे सदस्य चौधरी निहाल सिंह तक्षक का। चौधरी निहाल सिंह तक्षक और सरदार पटेल दोनों सुबह की सैर साथ किया करते थे। तो सैर पे जब ये डिस्कस हुआ, और निहाल सिंह तक्षक जींद रियासत में उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि तक्षक साहब, क्या आप ये काम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम ये काम करेंगे। और वो सीधा अपनी रियासत में आ गए। अब थोड़ा कहानियां जैसे फिल्मों में चलती हैं, बैकग्राउंड में चलेगी। 2021 की बात है, महात्मा गांधी जी हिसार, भिवानी और रोहतक में आए थे। तो भिवानी में जब वो आए तो भागवी गांव का एक किसान अमर सिंह उनको देखने गया था। बहुत सारे लोग गए थे, मेरे परिवार से भी लोग भिवानी गए थे उनको देखने के लिए सिर्फ। तो जब वो घर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि गांधी जी दिखते कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी बिल्कुल अपने गांव के रामपत की तरह हैं। अब रामपत कौन थे? रामपत गांव का सबसे गरीब आदमी था, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। और उधर एक बच्चा बैठा हुआ था 11 साल का। उसने ये बात सुनी तो उसका अंदाजा हो गया था कि गांधी जी देश के गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया के दौर में गांधी जी और नेहरू जी के बारे में इतना गलत और जहर इस देश में फैलाया गया है कि हमारी जो ये आज की पीढ़ी है, इसको पता ही नहीं है कि गांधी जी किस दौर के व्यक्ति थे और कितने महान व्यक्ति थे। अगर सर्वोदय भवन की लाइब्रेरी यहाँ नहीं होती और मैं उनकी 1000-1500 किताबें नहीं पढ़ता, तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता। बालक जो सुन रहा था उसका नाम निहाल सिंह था। वो भागवी गांव का रहने वाला था। चरखी दादरी के पास एक छोटा सा ये गांव है, और जींद रियासत का वो गांव था। उसके बाद बच्चा पढ़ता है, बहुत तेज था, बिरला स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जिस तरीके से हिसार का गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, उसी तरीके से उस दौर में दिल्ली का सबसे बेस्ट कॉलेज रामजस कॉलेज होता था। रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और हिंदू कॉलेज ने देश को जितने बड़े नेता दिए हैं, उतने पूरे भारत के कॉलेज मिलकर नहीं दे सकते। वहां पे कॉलेज की एक पार्लियामेंट होती थी, जैसे आप लोगों की यहाँ पार्लियामेंट होती है। उस पार्लियामेंट का अध्यक्ष चुना जाना अपने आप में बड़े गर्व और सम्मान की बात होती थी, और निहाल सिंह उस पार्लियामेंट के अध्यक्ष चुने गए थे। उस पार्लियामेंट के अध्यक्ष चुने जाने का मतलब था ऐसे विचार विमर्शों में खो जाना जिनका संबंध हमारे देश की आजादी से हो। जब वो कॉलेज पार्लियामेंट में थे तो एक शख्सियत से उनकी मुलाकात होती है जिनका नाम सर छोटू राम।
और इस मुलाकात ने भारत का, हरियाणा का भाग्य बदल के रख दिया। निहाल सिंह जी कामजस कॉलेज से पढ़ के वापस आते हैं तो जींद रियासत के राजा उनको 2 नौकरियां ऑफर करते हैं, एक तहसीलदार की, लेकिन उनको लगा कि आज मैं तहसीलदार बनने के लिए बना नहीं, तो उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी। फिर उनको जींद रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट की नौकरी ऑफर की गई। चूंकि वो किसान परिवार से आते हैं और वर्दी का अपना एक रुतबा है, तो उनको लगा कि ये नौकरी मेरे लायक है। लेकिन जब वो बॉन्ड साइन कर रहे थे नौकरी का, तो उनको पता चला कि मुझे मांस खाना पड़ेगा इस नौकरी में, तो उन्होंने वो भी रिफ्यूज कर दिया। नौकरी की जरूरत थी उस समय, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। इस बात का ताल्लुक केवल उनकी जिंदगी के साथ नहीं है, आपके और मेरे साथ भी है। मैंने भी जिंदगी में कोशिश की है कि वो काम ना करूं जो मेरा मन ना माने। तो आप सब बहनों को, भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जिंदगी में कोई वो काम मत करना जिससे आपका मन ना माने, चाहे उसके लिए माता पिता ही क्यों ना फोर्स कर रहे हो। अपने दिल की सुनना, उन्होंने अपने दिल की सुनी, और कुछ चीजें डेस्टिनी में भी लिखी होती हैं। उनकी मुलाकात घनश्याम दास बिरला जी से हुई है। शायद बिरला जी का नाम आपने सुना है, नहीं सुना है, पर देश के इकलौते ऐसे रईस व्यक्ति वो रहे हैं जिन्होंने अपनी कमाई, अपनी तिजोरी का खजाना हम सब भारतीयों के लिए खोल के रखा है। इसलिए जब विश्वास की बात आती है तो देश में टाटा और बिरला का नाम लिया जाता है, अंबानी और अडानी का नहीं। वो उस समय उनकी इच्छा ये थी, गांधी जी ने उनको कहा था कि अपने आप पूंजी में से कुछ पूंजी ऐसी निकालो जिससे आप स्कूल खोल सको गांव में। और उस समय स्कूल खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मेरे गांव में एक स्कूल होता था 4 जमात का, जहां मेरे दादा पढ़े हैं, और बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत से वो स्कूल खुला था। मैं उसकी हिस्ट्री चेक कर भी पाया। मुझे लगता है वो बिरला शिक्षा निधि से ही खुला होगा उस समय स्कूल। तो उस स्कूल का जो खोलने का सारा दायित्व था, चूंकि रामजस कॉलेज से पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं, हाथों हाथ अपॉइंटमेंट मिल गई उनको, और उन्होंने 311 स्कूल जींद रियासत में, मेरठ तक, बहुत जगह पे जो रूरल एरिया थे जहां एजुकेशन का नाम भी नहीं था, 311 स्कूल बिरला शिक्षा निधि से खोल दिए। अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद इंसान दहाड़ने लगता है। तो ये जो गांव हैं, इसके जो लोग हैं, वो शिक्षा का दूध पी के दहाड़ने लगे। शिक्षा हमें केवल एक अच्छा इंसान नहीं बनाती, बल्कि दूसरे इंसानों की कदर करना, अपनी आजादी की कदर करना, दूसरों का सम्मान करना, ये भी सिखाती है। और जब 311 से ज्यादा स्कूल उन्होंने खोले तो गांव के लोग उनसे सीधा अटैच हो गए। अब एक बंदा जो गांव में रोज आता है, उससे मुलाकातें जब लोगों की होती हैं तो उनकी दुख और तकलीफें पता चलती हैं। दुख और तकलीफें पता चली तो निहाल सिंह को लगा कि शिक्षा के साथ साथ एक काम और भी जरूरी है, इस राजा से छुटकारा पाना भी बहुत जरूरी है। और देश में तब तक ये 1938 38 की बातें हैं, देश में तब ये लगने लगा था कि भाई आजादी तो मिलेगी देर सवेर। तो कांग्रेस का प्रचार भी बहुत जोरों से पकड़ रहा था, लेकिन जो रियासतें थी, इन्होंने कांग्रेस की एंट्री नहीं होने दी वहां पे। तो ज्ञानी जेल सिंह होते थे हमारे राष्ट्रपति, तो एक दौर में वो पटवारी होते थे। तो उन्होंने पटवारी की नौकरी छोड़ के संगरूर रियासत में प्रजामंडल आंदोलन चलाया था। और वो प्रजामंडल एक छदम नाम था कांग्रेस का, क्योंकि रियासतों ने कांग्रेस को एंट्री नहीं दी, तो वहां प्रजामंडल के नाम से छोटे छोटे संगठन बनने लगे, जिनका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था आजादी के बाद। तो प्रजामंडल आंदोलन जो उस दादरी में पहला हुआ, उसके फाउंडर मेंबर बने चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी। और चूंकि बिड़ला जी से नजदीकियां थी,
इसलिए जींद का राजा चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिरला जी का बहुत बड़ा नाम था। अब वो प्रजामंडल आंदोलन, जो स्कूल उन्होंने खुलाए थे, वो दिन में तो शिक्षा देते थे और शाम को वहां पे मीटिंगें होने लगी गुप्त रूप से राजा के खिलाफ। बहुत तेज आंदोलन वो चला। सरदार पटेल लगातार इस बात का अपडेट्स निहाल सिंह तक्षक से लिया करते थे। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर राजा पे आया तो उन्होंने 60 सदस्यों वाली एक विधानसभा का गठन कर दिया कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, भले ही मैं राजा हूं लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही सरकार चलाते। था कुछ नहीं, कुछ ऐसे लोगों को वोट देने की पावर उन्होंने दी जो उनके अपने चुने जा सके, लेकिन उसमें भी 82% मत लेके चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी विजयी हो गए। और जब वो विधानसभा पहुंचे तो राजा को बहुत दिक्कतें आने लगी। राजा को जब दिक्कतें आई तो सीधा है कि जो दिक्कतें पैदा कर रहा है उसको सरकार में ले लो, चुप हो जाएगा। तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी को बना दिया। इसको बनाने के बाद स्कूल खोलने का एक्सपीरियंस था, उन्होंने खूब स्कूल खोले, अच्छे वेतन की व्यवस्था की, लेकिन अपना आंदोलन जारी रखा। धीरे धीरे करके संविधान सभा के गठन की बात आई। चूंकि वो जींद रियासत में मंत्री थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो उनको संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया। अब एक सवाल मैं पूछता हूं आपको, क्या आप हरियाणा के किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं जो संविधान सभा का सदस्य रहा हो? तो हाथ खड़ा करके बताइए। पता होगा आप लोगों को, रोहतक में एक संविधान स्थल भी बना हुआ उनके नाम पे है। किसी को है जानकारी? हरियाणा के किसी भी एक व्यक्ति का नाम जो भारत की संविधान सभा का सदस्य रहा हो? रणवीर हुड्डा। आप मुझसे किताब ले जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप में से 15-20 लोग तो हाथ खड़े करेंगे। अगर 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद ये युवा भी उनका नाम नहीं जान पाता कि उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। हमें पढ़ने का तजुर्बा नहीं है कि क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। मेरी एक सीरीज है जिस संस्थान में मैं काम करता था पहले, उसमें बनाया है कि संविधान सभा में हरियाणा। चौधरी निहाल सिंह तक्षक संविधान सभा के सदस्य थे, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव थे और मास्टर नंदलाल मग्गू थे। दिल्ली के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन थे वो पानीपत के रहने वाले। एक आपके पड़ोस में स्कूल है ठाकुरदास भार्गव सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, मैं उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और वो भी उस संविधान सभा के सदस्य थे। चौधरी सूरजमल जी खांडा खेड़ी गांव से थे, वो भी उस संविधान सभा के सदस्य थे। और रोहतक से हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी थे, वो भी उस संविधान सभा के सदस्य थे। और ये बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन दुर्भाग्य से हम चीजें पढ़ते नहीं तो इसलिए हमें पता नहीं चलती। संविधान सभा में उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। इसके बाद देश आजाद हो गया, होना ही था। अब फिर स्टोरी आप वहां से जोड़ सकते हैं जब सरदार पटेल ने चौधरी निहाल सिंह तक्षक को मर्जर का जिम्मा लगाया। उन्होंने दादरी आके जींद के राजा के खिलाफ प्रचार सत्याग्रह, प्रचंड सत्याग्रह छेड़ दिया। और दादरी में एक जगह है कलियाणा, कलियाणा में पहाड़ हैं और आपने कभी सुना उन पहाड़ों में ऐसा पत्थर मिलता है जो लचकता है, रबड़ जैसा पत्थर है, हिलता है बीच में। कोई दादरी का भाई बहनों को तो पता होगा। कलियाणा के पहाड़ों में उसका हेडक्वार्टर था और आंदोलन इतना इतना विकराल धारण कर लिया उस आंदोलन ने कि चौधरी निहाल सिंह तक्षक को जींद के राजा ने गिरफ्तार करके पंजाब में एक जगह बाजितपुर, वहां पे कैद कर लिया और बहुत यातनाएं उनको दी। उनको चीफ मिनिस्टर का पद भी ऑफर किया उन्होंने कि अब हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाओ, क्यों फालतू में, पर वो नहीं माने। और आखिरी में भारत के विलय के लिए अपनी जो जींद रियासत है उस पर उनको मजबूर होना पड़ा है।
अब इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, तो आप अपनी नींद तोड़ने के लिए ताली बजा सकते हैं। इसके बाद एक दो, आपने पंजाब का नाम तो सुना ही है, ये भी सुना होगा कि हम पंजाब का हिस्सा थे, 1966 में अलग हुए। लेकिन एक और राज्य होता था जिसका नाम होता था पेप्सू। पेप्सी पी होगी आपने, ये पेप्सू था। पेप्सू का नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, और इसमें 6 रियासतों का विलय किया गया था। 6 रियासतों को मिला के एक राज्य बनाया गया था। जींद, कपूरथला, पटियाला, नाभा, और 2 छोटी फुल्किया और एक और रियासत थी। वो सारी रियासतें मिला के उनका जो राज प्रमुख था वो पटियाला का राजा था। लेकिन डेमोक्रेटिक व्यवस्था से ही सरकार चलती थी, ऐसे ही नुमाइंदे चुने जाते थे। चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी फिर चुने गए और वो उस सरकार में फिर से शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने एक बड़ा काम किया कि जो बिड़ला शिक्षा निधि से बनाए हुए स्कूल थे, उन स्कूलों को सरकार के अंडर में ले लिया। आज तो एक प्राइवेट स्कूल को अगर सरकार अपना बढ़ाना चाहे तो उसमें बहुत बड़ी ताकत लगती है, लेकिन 350 से ज्यादा स्कूलों को एक झटके में सरकारी बनाने का काम उन्होंने किया। यही कारण है कि दादरी, महेंद्रगढ़ के सराउंडिंग इलाकों के जो बच्चे हैं वो आज भी शिक्षा में हमारे से आगे हैं। आपको महसूस हुआ नहीं होगा, लेकिन आप कभी अगर आप 10वीं के रिजल्ट में देखोगे, 12वीं के रिजल्ट में, तो महेंद्रगढ़ के स्कूल आगे आते हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि जहाँ शिक्षा का प्रसार ज्यादा होता है उनकी पीढ़ियां जागरूक हो जाती हैं आगे आगे पढ़ने के लिए। आपका ये जो कॉलेज है इसको भी यहाँ बचाने के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। दूसरी बार जब मिनिस्ट्री बनी तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, और संविधान सभा की बैठक में चौधरी निहाल सिंह तक्षक को सरदार पटेल जी और पंडित नेहरू ने हीरो ऑफ मर्जर मूवमेंट कहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भागवी गांव का एक छोटा सा किसान परिवार का एक बच्चा देश की संविधान सभा का सदस्य बनता है, और उसको पटेल जैसे व्यक्ति हीरो ऑफ द मर्जर मूवमेंट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने सुना होगा, लेकिन पटेल जी अगर जिंदगी में सफल हो पाए तो उनमें चौधरी निहाल सिंह तक्षक जैसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है, और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। चौधरी निहाल सिंह तक्षक के साथ ही बहुत सारे लोग थे। एक व्यक्ति को तो चौधरी मंगलाराम जी थे, उसको तो अपने हरियाणा में पटेल ही क्या करते लोग। पटेल से इतनी गहरी दोस्ती थी उनकी। और चौधरी निहाल सिंह तक्षक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे चौधरी हीरानंद थे, बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं कि निहाल सिंह जी अकेले लगे हुए थे, उनके साथ बहुत लोगों ने ताकत लगाई, तब जाके हमें ये इन रियासतों को आजादी मिल पाई। इसके बाद 3 चुनाव लड़े, और हर अच्छे आदमी के साथ जो होता है वो हार गए चुनाव। भारत की सबसे बुरी बात मुझे जो लगती है हाल फिलहाल के सालों में, अच्छे आदमी को हम लोगों ने वोट देना बंद कर दिया है। इसलिए बुरे लोग चुन के विधानसभाओं और लोकसभाओं में पहुंच जाते हैं, और फिर 5 साल आप लोग उनको कोसते रहते हो। जिस दिन, चूंकि आप भारत के नए मतदाता हो, आप वोट कास्ट करोगे, और जीवन में आपको कम से कम मैं मानता हूं कि 20 बार तो वोट कास्ट करने का अनुभव हासिल होगा अगर आप 100 साल जिए तो ये आप लोगों पे तय करेगा कि आप वोट किसको दे रहे हैं। उसी पे भारत का निर्माण होगा, उसी पे भारत का भाग्य निर्भर करेगा। इसलिए दोस्तों ये प्रतिज्ञा जरूर लें मन में कि हमें सिर्फ अच्छे आदमी को वोट देना है, उसकी कास्ट देख के नहीं देना, उसकी पार्टी देख के नहीं देना। और जिस दिन हम अच्छे आदमी को वोट कास्ट करने लगेंगे, उस दिन ये जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल, ये अच्छे लोगों को वोट देना, टिकट देना शुरू कर देंगी, और फिर हमारा भारत जो है जिसकी चाह हम करते हैं वैसा होगा। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा समाज, ये हम सबका अधिकार है। इसके लिए आप लोग काम करें, और यहां से यहां पहुंचने की जो जर्नी है दोस्तों, उसमें किताबें आपकी सबसे सच्ची दोस्त साबित होंगी।
सौभाग्य से मुझे किताबें पढ़ने का बचपन से शौक है। साल में अब भी मैं 100 किताबें पढ़ लेता हूँ। आपकी लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबों पे मेरे नाम लिखे मिल जाएंगे। कुछ मैं कटिंग भी कर लेता था, दिखता था काट लेता था, हालांकि खराब बात है, ये करनी नहीं चाहिए। तो ये थी चौधरी निहाल सिंह तक्षक की कहानी। अब सर ने उसमें एक टॉपिक और जोड़ दिया कि राष्ट्रवाद। क्यों सर? मुझे राष्ट्रवाद का इतना ही तजुर्बा है जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद इस देश में जो शब्द है, इसका जो प्रचलन है, वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं था राष्ट्रवाद। उससे पहले मैं जो इस राष्ट्रवाद को जानता हूं, उस राष्ट्रवाद की कहानी ये है कि मेरे पिताजी एक बार हल जोतते थे, और वो जो जिसमें बीज डालते हैं उसको बिचौटिया कहते हैं। बिचौटिया में बीज डाल के जब उन्होंने पहला मुट्ठी में पौर में डालने के लिए बीज निकाला अपने उससे, तो उन्होंने कहा कि जी का, जिनावर का, धी का, ध्यानी का, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, लंबा सा श्लोक, कि मालिक इंतु सबका मुझे देना। इसका मतलब ये था कि मैं जो बीज इस खेत में बो रहा हूं, इस पे केवल मेरा अधिकार नहीं है, यहां से जानवरों का भी अनाज होगा, इस पे गांव के सबसे गरीब व्यक्ति का भी अधिकार होगा, गांव की बेटी का भी इस पे अधिकार होगा, गांव के लोहार कुम्हार खत्ती का भी अधिकार होगा। और सबके लिए परमात्मा से वो दुआ करते हैं कि इनका अनाज मेरे खेत में। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब मेरी नजर में जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है, वो ये मतलब है कि केवल हम अपने लिए ना जिए दुनिया में। एनएसएस का स्लोगन नॉट मी बट यू है। दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सबने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए किया है कुछ ना कुछ। जिसने अपने लिए कुछ किया है उसको दुनिया याद नहीं रखती है। ये यकीन मानिए कि अगर हम महात्मा गांधी को, सरदार भगत सिंह को, पटेल जी को, चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी को, चौधरी बंसीलाल जी को, इन लोगों को अगर याद रखते हैं, हर उस व्यक्ति को हम याद रखते हैं जिसने इस सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट कॉलेज जैसे अच्छे कॉलेज में पढ़ के सिर्फ शादी करवा के और बच्चों में मगन मत हो जाना। खासकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि सपने देखना शुरू करिए। बहुत वक्त लगेगा आप लोगों को अपनी बंदिशों को तोड़ने में। सबसे पहले तो पढ़ना शुरू करिए, और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस की किताबों को रट लो। लाइब्रेरी का रुख करिए, जो सब्जेक्ट, जो विषय पसंद हो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पढ़ने का बेस्ट टाइम है कि सोचने से पहले पढ़िए। वो जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। 3 माइंड होते हैं। कोई साइकोलॉजी का बच्चा है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मैंने यही कॉलेज में सीखे। तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहेगा और आपको बदलने की जर्नी शुरू हो जाएगी उसी दिन से, जिस दिन आप अपने माइंड को ये मैसेज देंगे कि अब मैं बदल गया हूं, मैं पढ़ता हूं और मुझे देश और सोसाइटी के लिए कुछ करना है। यकीन मानना, इंस्टाग्राम की रील्स को आप 4 घंटे देखिए, 8 घंटे देखिए, 12 घंटे देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। टोटल टाइम किलिंग। आप बेस्ट तरीका ये है कि फोन को बंद कर दीजिए। मैं आज भी 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। उसका बेस्ट तरीका ये, फोन को स्विच ऑफ करिए, अलमारी में रखें। जब आप पढ़ के आएंगे तो ये दुनिया आपको यहीं की यहीं मिल जाएगी। एक कुछ नहीं बदलेगा इस दुनिया में। तो पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तब मेरे दिमाग में क्लियर था कि जर्नलिस्ट बनना है। बन गए। फिर मन में आया कि अब नौकरी नहीं करनी है, तो नौकरी छोड़ दी। और आप पैसे भले ही कम कमाए, मैं आल्टो चलाता हूँ,
और कोई मेरा दोस्त अगर मर्सिडीज भी चलाता है तो तब भी मैं उससे कमतर नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में जो मेरा लक्ष्य था वो मेरे पास है। मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा संसाधनों वाला है, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं जो उनको पसंद ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो मास्टर बन जाते हैं, जबकि वो बनने के लिए, टीचर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तो एक ऐसा आदमी जो टीचर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ सरकारी नौकरी के कि मेरा घर ठीक चल जाएगा, आप टीचर बनोगे, खराब टीचर बनोगे। भले ही झाड़ू मारने वाला बनिए, लेकिन दुनिया का सर्वोत्तम झाड़ू मारने वाला बनिए। एक और किताब है, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं, 70-80 रुपए की है। और मुझे लगता है कि मेरे ग्रेजुएशन में, मास्कॉम में, एमफिल में, एलएलबी में जितनी डिग्रियां मैंने ये बटोरी हूं, सबसे महत्वपूर्ण वो किताब है। उसका नाम है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। उसको अपने सिराने रखिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आपकी जिंदगी बहुत अलग तरह की मोड़ लेगी और आप जीवन में वो हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। सबसे पहला तो यही है कि आराम से बैठ के ये तय करिए कि आपको बनना क्या है। टोटल कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, तो पढ़ते रहते हैं, कुछ कुछ कहने से किसी से डिग्री करते रहते हैं, ये पता ही नहीं होता कि उनको बनना क्या है। और मेरे पास एक लड़का आया, उसने बीटेक कर रखी थी, बोला जी मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर जर्नलिस्ट तो मैं तेरे को वैसे ही बना देता, बीटेक क्यों करे? बोला जी पापा चाहते थे, लेकिन मन अगले का जर्नलिस्ट बनने का। जर्नलिस्ट बना और बहुत अच्छा जर्नलिस्ट रहा। तो अभी ये जो ग्रेजुएशन तक तो आपने जो सब्जेक्ट लेने थे ले लिए, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स किस में करेंगे ये डिपेंड करेगा। मैं विषय से थोड़ा अलग जा सकता हूँ बच्चों, है? अगला जिस स्टेप जो आपको लेना है वो आप बीए फाइनल तक तय कर लें। मैं जब बीए फाइनल में था, देश के सारे अखबारों में मेरे आर्टिकल छपने लगे थे इसी कॉलेज में रहते हुए। तो मेरा क्लियर हो गया था कि मैं टेस्ट कर लिया था मैंने खुद का कि मैं जर्नलिस्ट बनने लायक हूं कि नहीं हूं। तो इसी तरीके से अगर आपको टीचर बनना है तो डिसाइड कर लीजिए। आपको जिस भी पेशे में जाना है इसी बीए फाइनल में तय कर लीजिए, नहीं तो होगा क्या, आप कभी तय नहीं कर पाएंगे। आपकी शादी हो जाएगी, आप एक ऐसी जॉब में चले जाएंगे जो आप करना ही नहीं चाहते थे, और फिर पूरी उम्र रोते हुए काट देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कर रहे हैं, मैंने देखे। आप भले ही किसी पर, लेकिन ये तय करिए कि कुछ करना है। और दूसरा, ये कॉन्सेप्ट अब भारत से विलुप्त हो चुका है कि लड़कियां सिर्फ घर संभालेंगी। घर में इज्जत उसी की होती है जो 2 पैसे कमाते हैं। इत्तेफाक से मैं नहीं कमा रहा, मेरी वाइफ कमा रही है। तो, लेकिन आप लोग खुद के अर्निंग को शुरू करिए। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो यहाँ पे मेडिकल मोड, ये जो आपका फुआरा चौक है, इस पे 3 मेडिकल मोड होते थे, शॉप होती थी। तो 3 बजे तक यहाँ, 3 से 8 वहां, 1200 रुपए मिलते थे। और जेब में उस समय 1200 रुपए इतने होते थे कि मजा आ जाता था। मैं अमीर आदमी होता था उससे। पहली जॉब लगी तो 3000 की लगी थी, और 3000 रुपए में मैं और मेरे दोस्त को मजे किया करते थे। लेकिन आज 1 लाख रुपए में भी मजे नहीं होते, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं होती, महंगाई बढ़ गई है। तो आप जो फ्यूचर में अपना जो करियर डिसाइड करने वाले हैं वो महंगाई को ध्यान में रखते हुए भी करना है। कहीं ऐसा आप सोच लो कि मैं अब जेबीटी लग जाऊंगी, जेबीटी करके तो कुछ नहीं होना, शौकीन वाले चुटकुले ही बनेंगे रोज। डिसाइड करिए करियर, ये तय करिए कि मुझे कुछ करके फिर शादी करनी है। लड़कियों की लोग कहते हैं सर कमी है, देखो यहाँ भरी हैं लड़कियां, लड़के कम है? तो मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है ये अब पुरुष प्रधान से हटके महिला प्रधान समाज बनेगा। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों के मजबूत कंधों पे आने वाली है कि आप घर चलाएं, जैसे मेरी पत्नी चला रही है। पुरुष सारे काम करें,
मैं भी सारे काम करता हूँ घर में, किचन में, जो भी काम है सब आते हैं। और कभी कभी खाना बना खिलाते हैं घर वालों को, उनको अच्छा लगता है। तो अब वो दौर चले गए जब लड़के काम नहीं करते थे। तो जो लड़के हैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि किचन के सारे काम सीख लो भाई, नहीं तो शादी नहीं होगी, और गलती से होगी तो बीवी टिकेगी नहीं। दूसरी चीज, बेटियां अपने साथ दहेज लेके ना जाएं, और अगर दहेज में कार लेके फिर भी जा रही हो तो उसको चलाना सीख के जाना। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी दीन दुखी और लाचार व्यक्ति को देख के आपकी आंख से आंसू नहीं आ रहे, आपके हृदय में पीड़ा नहीं उत्पन्न हो रही, तो आप इंसान नहीं, एक पत्थर। जब आप किसी जिम्मेदार पद पे पहुंच जाएं और आपको चयन करना हो चार लोगों में से किसी उपयुक्त व्यक्ति का, और आपके मन में कास्ट का, गोत्र का, क्षेत्र का, प्रभाव का, अगर आपने किसी एक गलत आदमी को चुन लिया तो यकीन मानिए आपने राष्ट्रवाद की बजाय आपने राष्ट्रद्रोह का काम किया है। मेरी नजर में राष्ट्रवाद की इतना सा। जीवन में किसी से सुनी हुई एक बात, जीवन में किसी का दिया हुआ एक हौसला, जीवन में पढ़ी हुई एक अच्छी किताब हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। तो कोशिश करना कि ये 30-35 मिनट जो आपने मुझ पे खराब किए हैं, इनमें से कोई एक अच्छी बात चुन के कर ली जा सके। बहुत जरूरी है दोस्तों। वक्त निकलने के बाद पता चलता है आपके पास तो वक्त ही वक्त। मैं बहुत मिस करता हूँ इस कॉलेज को, यहाँ की कैंटीन को, जहाँ पे हम चाय पीने का मन करता था लेकिन कई बार पैसे नहीं होते थे, या कई बार होते थे तो इतनी होती थी कि 4-4 चाय हो जाती। बर्फियां मिलती हैं सर अब, वो बेसन वाली है। चलिए, गवर्नमेंट कॉलेज उस समय 3 तरह की तो जो बातें होती थी वो ये थी कि आर्ट्स में हम बेस्ट हैं, कॉमर्स में जाट कॉलेज, और मेडिकल में डीएन कॉलेज। तो हम लोग जो आर्ट्स वाले बच्चे थे उनका ये मक्का मदीना होता था। तो अब आपके पास तो और भी अच्छे प्रोफेसर आ गए हैं, हमारे कूटने पीटने वाले प्रोफेसर भी नहीं है, बड़े प्यार करते हैं आपको ये। तो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक चैनल है यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट आप सब लोगों के पास फोन आ गए होंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, जब भी फुर्सत लगे। ना करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी कभार देख लिया करो देश दुनिया में चल क्या रहा है, खासकर पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। मैंने 17-18 साल हरियाणा और देश दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने में बिताए हैं। कुछ हेल्थ के भी मैं दालोटी के लिए कुछ अलग से कर रहा हूँ, कुछ कंटेंट के काम है, बहुत सारे काम है। मैं तो मेरी वाइफ को सोचता हूँ कि बेरोजगार होने के बाद मैं ज्यादा बिजी हो गया। तो और आप डिजिटल मीडिया में कहीं भी सर्च करेंगे मुझे धर्मेंद्र कंवरी लिख के, तो हर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको नजर आऊंगा। एक बड़े भाई के नाते, आप लोगों का सीनियर स्टूडेंट होने के नाते ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी भाई बहन को जिंदगी में सलाह की, मशवरे की, गाइडेंस की या हौसले की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कभी भी मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। पिछले जब से जर्नलिज्म में आया हूँ मैंने सिर्फ 3 दिन अपने फोन बंद रखे हैं, बाकी मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है। कुछ करिएगा जरूर, इस मुलाकात को यूं बेकार मत करिए। शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा मौका दिया। मन तो करता है कि ये मैं आप लोगों के बीच में बैठा रहूं, सुनता रहूं, आप लोगों को बातें करता रहूं, पर जाना होगा क्योंकि इस पूरी दुनिया में हम सब लोग मेहमान बन के आए, एक दिन सबको जाना होगा। लेकिन मैं दुआ करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मगर मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो तो मैं उसके एवज में
इस दुनिया बनाने वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके सपने पूरे हों और आप जिंदगी में बहुत तरक्की हासिल करो। शुक्रिया, नमस्कार।